नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube पीसीपी रीना चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th और 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जनन तंत्र। ये 10th में भी और 12th में भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जनन तंत्र किसे कहते हैं। देखिए, सभी जीवित जीव जनन करते हैं। तो सभी जीवित जीव क्या होते हैं? जो सांस लेते हैं। जीवित जीव किन्हें कहते हैं? जो सांस लेते हैं, क्रिया कर सकते हैं, इधर उधर आ जा सकते हैं, तो वो सभी जीवित जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होती है? जनन करने की क्षमता होती है। इसी कार्य के लिए उनमें एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे जनन तंत्र कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो जीवित जीव होते हैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलाने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो जनन किसे कहते हैं? इनमें क्या होते हैं? विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जनन क्या होता है। मनुष्य में, मनुष्य जीवित जीव है, पेड़ पौधे हैं, जंतु है, ठीक। तो इनमें क्या होता है? जनन पाया जाता है, लेकिन सभी में क्या होता है? अलग अलग तरीके से जनन पाया जाता है। सब में अलग अलग तरीके की क्रियाएं होती हैं जनन करने की। अब हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है मनुष्य में जनन। ठीक है, तो हम बात करते हैं मनुष्य में कैसे जनन होता है। तो मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है। तो मनुष्य क्या है? एक स्तनधारी प्राणी है। इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, जिसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अर्थात नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया है, तो सब में जनन करने की अलग अलग क्रिया होती है। जैसे हम बात करेंगे नर और मादा जनन तंत्र की, तो इनमें क्या होते हैं? जो जनन करने वाले सहायक अंग होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, हर जीव में अलग अलग पाए जाते हैं। तो देखिए, मनुष्य में लैंगिक अंगों के आधार पर दो रूप दर्शाते हैं। तो मनुष्य में क्या है? लैंगिक अंगों के आधार पर क्या कराया है? उनको दो रूपों में दर्शाया गया है। इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। जब उसको अलग अलग दो अंगों के आधार पर बांटा गया है, तो उस परिस्थिति को क्या कहते हैं? द्विरूपता कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। जी, कौन कौन सी है लैंगिक द्विरूपता? है हमारी नर और मादा, मेल और फीमेल। तो नर में क्या होता है? वृषण पाए जाते हैं, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, जनन अंग है जो प्राथमिक, तो उसमें क्या पाता है? वृषण पाया जाता है, जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं। तो उसमें वृषण में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसे हम युग्मक कहते हैं या फिर स्पर्म्स बोलते हैं। मादा की बात करें तो मादा फीमेल, हमारी फीमेल में क्या होता है? अंडाशय होता है प्राथमिक अंग, उसमें क्या होती है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। इन्हें भी हम युग्मक कहते हैं या फिर गैमेट्स कह सकते हैं। तो किस में होता है? हमारा ओवरीज में होता है एग्स का निर्माण, और जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। तो देखिए, मनुष्य में लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं? वे अंग जिनमें युग्मक निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है वे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं? उदाहरण वृषण है और हमारा अंडाशय है। वृषण और अंडाशय, तो ये दोनों क्या है? हमारे प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। तो जो वृषण है वो किस में पाया जाएगा? नर में पाया जाएगा, और जो अंडाशय है वो मादा में पाया जाएगा। आप देखिए, द्वितीय लैंगिक अंग, द्वितीय लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं और उसका क्या कार्य होता है? वे अंग जो युग्मक को मार्ग या जुड़ने में सहायता करते हैं। तो जो अंग क्या करते हैं? पहले तो युग्मकों का निर्माण हुआ और उन युग्मकों को मार्ग देते हैं या जुड़ने में सहायता करते हैं, तो वो अंग क्या कहलाते हैं? द्वितीय अंग कहलाते हैं। तो वह देखिए कौन कौन से हैं? वृषण जाल है हमारा, शुक्रवाहिनी है, अधिवृषण है, शुक्रवाहक है। ये वह नलिकाएं हैं जो क्या करती हैं? युग्मकों को मार्ग प्रदान करती हैं, ठीक, आगे जाने का मार्ग प्रदान करती हैं। और कुछ ग्रंथियां भी होती हैं इसमें। ग्रंथियां हैं जैसे शुक्राशय है, प्रोस्थ, कॉपर ग्रंथि है, मूत्र ग्रंथि भी कहते हैं इसे। कॉपर ग्रंथि को क्या कहते हैं? मूत्रपथ ग्रंथि भी कहते हैं। यह वह ग्रंथि है जो शुक्राणुओं को जीवित रखने के लिए जिम्मेदार होती है। जो कॉपर ग्रंथि होती है, इसकी सहायता से ही क्या होते हैं? शुक्राणु जीवित रह पाते हैं, युग्मकों को पोषण देती है। जो ये ग्रंथि क्या करती है? इनकी वजह से ही युग्मकों को पोषण मिलता है, जिससे वो जीवित रह पाते हैं, ताकि शुक्राणु अंडाणु के पास चला जाए। अब वो जब तक उन्हें पोषण नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रहेंगे। जीवित नहीं रहेंगे तो वो अंडाणुओं के पास तक जाएंगे कैसे? तो जाने का मार्ग कौन देती है? वृषण जाल देता है, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण, शुक्रवाहक, ये ग्रंथियां तो उनको जाने का मार्ग देती हैं।
और शुक्राशय, कॉपर ग्रंथि, और ये क्या करती हैं, शुक्राणु को अंडाणु के पास जाने तक का मार्ग देती हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम नर जनन तंत्र की। तो देखिए दोस्तों, हमारा नर जनन तंत्र जिसे कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पुरुषों में नर जनन तंत्र के रूप में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था कि जीवों में, जंतुओं में, पेड़ पौधों में, सब में क्या होते हैं, अलग अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं, अलग अलग अंग पाए जाते हैं जनन करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं पुरुषों की नर जनन तंत्र की। तो नर जनन तंत्र में कौन कौन से सहायक अंग हैं जो जनन करने में हेल्प करते हैं, जनन करने में सहायक होते हैं। तो देखिए, पहला है वृषण हमारा, जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं। अधिवृषण है, या इसे एपिडिडाइमिस बोलते हैं। शुक्रवाहिनी है हमारी, शुक्राशय है, मूत्रमार्ग है, सीसन है, और कुछ सहायक ग्रंथियां भी हैं। तो ये क्या है, हमारे नर जनन तंत्र के वो सहायक अंग हैं जो जनन करने में सहायता करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है जनन तंत्र का चित्र। इसके माध्यम से मैं थोड़ा समझा देती हूँ, फिर थ्योरी से समझाऊंगी। देखिए, जो सबसे प्राथमिक अंग है हमारा क्या है, वृषण है। इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। इसमें टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है जो शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण देता है। ठीक है, फिर ये क्या है, अधिवृषण है। अधिवृषण क्या करता है, ये वृषण के ऊपर की संरचना होती है। इसमें क्या होते हैं, अधिवृषण में पूर्ण परिपक्व हो जाता है शुक्राणुओं का। ठीक है, इसी में क्या होता है, शुक्राणुओं का मतलब पूरी तरीके से वो बन जाते हैं, उनका निर्माण हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, वो लगभग काफी समय तक ही शुक्राणु इसमें रह पाते हैं। ये क्या है, हमारा सीसन है। इसके माध्यम से क्या होता है, हमारा जो मूत्र वाहिनी द्वारा है, मूत्र इसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये हमारी मूत्र वाहिनी है, इसके माध्यम से मूत्र आता है और सीसन के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक, कॉपर ग्रंथियां है, प्रोटेस्ट ग्रंथियां। कॉपर ग्रंथियां क्या है, अभी मैंने बताया था तुम्हें, कॉपर ग्रंथियां ही उसको पोषण देती है, और पोषण जिससे वो जीवित रह पाता है। शुक्रवाहिनी है हमारी। शुक्रवाहिनी ये क्या होती है, इनकी संख्या भी 2 होती है। शुक्रवाहिनियों की संख्या भी 2 होती है, क्योंकि ये दोनों तरफ पाई जाती है। ये वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। तो जो वृषण में और अधिवृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, तो ये कहाँ ले जाती है, उनको शुक्राशय तक ले जाती है, यहाँ तक ले जाती है। ये शुक्रवाहिनी की सहायता से यहाँ से शुक्राणु जाएगा और इसके माध्यम से शुक्राशय तक चला जाएगा, शुक्रवाहिनियों के माध्यम से। ठीक है, तो शुक्राशय का क्या कार्य होता है, यह क्या है, ग्रंथि है। इसमें क्या होता है, शुक्राणु सबसे लंबे समय तक सुरक्षित रह पाता है और इसी में उसका पोषण भी मिलता है। शुक्राशय में क्या मिलता है, उसका पोषण भी मिलता है। फिर क्या है हमारा, ये हमारा मूत्राशय है। मूत्राशय में क्या होता है, ये इसमें मूत्र एकत्रित होता है। ठीक है, इकट्ठा होता है और मूत्र नलिकाओं के द्वारा यहाँ तक सीसन तक आता है और सीसन से बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा नर जनन तंत्र। अब के माध्यम से समझाया मैंने। अब देखिए, हम इसको थियोरिकल समझेंगे। ठीक, देखिए, अभी मैंने बताया था नर जनन तंत्र में क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। तो सबसे प्रथम अंग क्या होता है, हमारा वृषण होता है। ये प्राथमिक अंग भी कहलाया जाता है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग कौन सा है, तो प्राथमिक अंग कौन सा है, हमारा वृषण है। ये क्या होता है, पुरुषों में 2 गुलाबी रंग के 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे, 3 सेंटीमीटर चौड़े वृषण पाए जाते हैं। ये इनकी, ठीक है, ये उदर गुहा के बाहर सीसन के पास पाए जाते हैं। ये उदर गुहा के बाहर सीसन के पास पाए जाते हैं तथा एक वृषण कोश के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो वृषण कोश के अंदर सुरक्षित रहते हैं। जो वृषण है उसके ऊपर भी क्या होता है, एक आवरण होता है जिससे उसको प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। तो उसके अंदर क्या रहते हैं, ये सुरक्षित रहते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, मेसोडर्म से होती है। इनकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। वृषण नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है, जैसे मैंने अभी बताया है। ये क्या होता है, लैंगिक अंग होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। मैंने अभी चित्र में समझाया था। इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का नामक हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। इनकी संख्या भी क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि ये सीसन के दोनों साइड पाया जाता है। इसकी संख्या 2 होती है। अब बात करते हैं अधिवृषण की। यह वृषण के ऊपर की संरचना होती है। यह वृषण की क्या होती है, ऊपर की संरचना होती है। इसमें अधिवृषण पूर्ण परिपक्व होता है। वृषण क्या होता है, इसमें परिपक्व हो जाता है पूरे तरीके से, पूरा
निर्माण हो जाता है। यहाँ पर शुक्राणु लगभग 1 माह तक रहते हैं। तो जो शुक्राणु जो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो वो क्या होते हैं, अधिवृषण में पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, उनका पूरा निर्माण हो जाता है और यहीं पर ये सबसे लंबे समय तक रह सकते हैं। ठीक है, लगभग 1 माह तक रहते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं और फिर से वही प्रोसेस होता है। ठीक, अब बात करते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होती है, इनकी संख्या भी 2 होती है। यह वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। जैसा मैंने अभी चित्र में समझाया था, तो ये क्या करती है, शुक्रवाहिनी जो वृषण और अधिवृषण में जो बनते हैं शुक्राणु, जो बनते हैं, जो स्पर्म्स बनते हैं या युग्मक बनते हैं, तो उनको क्या करती हैं, शुक्राशय तक ले जाती हैं, शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती हैं। अब बात करते हैं शुक्राशय की। यह एक ग्रंथि होती है। शुक्राशय क्या है, एक ग्रंथि है जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, शुक्राणु सबसे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, नष्ट नहीं हो पाते हैं इसमें, तथा इनका पोषण भी यही होता है। तो जब शुक्राशय में पोषण मिलेगा तो सुरक्षित भी तो वही रहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहीं पर इनका पोषण मिलता है और इसमें शुक्राशय द्रव होता है। इसमें क्या होता है, शुक्राशय द्रव होता है जिसकी सहायता से शुक्राणु क्या करते हैं, सुरक्षित रह पाते हैं। अब बात करते हैं हम मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या होती है, ये लंबी नलिका होती है। यह लगभग 20 सेमी लंबी नलिका के रूप में होती है। जैसे मैंने अभी बताया क्या होती है, नली होती है, लंबी नली होती है। यह मूत्र तथा शुक्राणु को बाहर निकालने में सहायता करती है। तो ये मूत्रवाहिनी क्या करती है, मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर निकालने में सहायक होती है। अब बात करते हैं हम सीसन की। सीसन देखिए हमारा, सीसन की, तो सीसन क्या करता है, यह बाह्य जनन तंत्र के रूप में होता है। ये सीसन क्या होता है, बाह्य जनन तंत्र के रूप में होता है। ये मतलब बाहर दिखने वाला अंग होता है। और जो ये था शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, ये क्या है, सब अंतः जनन अंग है, अंतः जनन तंत्र होते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन सीसन हमारी बॉडी के बाहर दिखने वाला होता है और वृषण भी बाह्य जनन तंत्र है। ठीक, तो ये जो एक नली के रूप में शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है, मतलब गर्भाशय तक शुक्राणुओं को पहुंचाने का कार्य करता है। ये ओवरी तक स्पर्म्स को वहां तक पहुंचाने का मार्ग है, मेन मुख्य मार्ग यही होता है उसको पहुंचाने का। अब बात करते हैं हमारे सहायक ग्रंथियां। तो कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं इसमें। पुरुषों में विभिन्न सहायक ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। तो देखिए कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो उसमें जनन में हमारी मदद करती हैं। सबसे पहली ग्रंथि है प्रोटेस्ट ग्रंथि और दूसरी है कॉपर ग्रंथि। तो देखिए ये 2 प्रकार की मेन ग्रंथियां हैं जो जनन में भाग लेती हैं। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि का कार्य क्या होता है, यह अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है। ये क्या होती है, अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है, मतलब गोल होती है। इसमें एक तरल चिपचिपे पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, एक तरल चिपचिपे पदार्थ का निर्माण होता है जो सफेद हल्के अम्लीय व विशेष गंध युक्त होते हैं। जो क्या होते हैं, सफेद हल्के अम्लीय रंग के होते हैं, थोड़े क्षारीय भी होते हैं। यह मूत्र मार्ग को चिकना तथा शुक्राणुओं को नष्ट होने से बचाता है और सक्रिय भी करता है। क्योंकि जो वो चिपचिपा पदार्थ बनता है तो उसके माध्यम से क्या होते हैं, ये शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग क्या होता है, चिकना हो जाता है, जिससे शुक्राणु नष्ट हो नहीं पाते हैं और वो आसानी से गर्भाशय तक पहुंच पाते हैं। दूसरी है हमारी कॉपर ग्रंथि। यह 2 छोटे आकार की अंडाकार ग्रंथि होती है। यह दोनों क्या होती है, छोटे आकार की अंडाकार ग्रंथि होती है जो प्रोटेस्ट ग्रंथि के नीचे की ओर स्थित होती है। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि के एग्जैक्ट नीचे की ओर स्थित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉपर ग्रंथि कहते हैं। यह भी क्षारीय होती है और चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण करती है। क्षारीय भी होती है और चिपचिपे पदार्थ का भी स्त्रावण करती है, जो शुक्राणुओं को गमन योग्य बनाती है। ये भी क्या करती है, जो उसको नष्ट होने से बचाती है, शुक्राणुओं को गमन होने का योग्य बनाती है, क्योंकि उनको जाने में सहायता करती है, गर्भाशय तक पहुंचने में मदद करती है। तो ये था हमारा नर जनन तंत्र। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, आपको समझ भी आया होगा, बहुत ही आसान और सरल भाषा में था। तो देखिए दोस्तों, एक बार और दिखा दे रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है हमारा जनन तंत्र। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही छोटी छोटी टॉपिक पे अलग अलग वीडियो चाहिए, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक बार फिर से बता रही हूँ, 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा
जनन तंत्र। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।